Good afternoon, everybody. Welcome to this very beautiful channel, Hello Physics. And this is you're watching Champions League. This is for NEET and JEE 2021. आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है रोटेशनल मोशन का, और लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं रोलिंग मोशन। राइट, काफ़ी लोगों को रोलिंग मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो ये रोलिंग मोशन जो है दैट इज़ मोर कंसेप्चुअल। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। आज तक हम मैकेनिक्स में जितने भी कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, चाहे वो न्यूटन सेकेंड लॉ हो, चाहे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हो, चाहे वो वर्क एनर्जी इक्वेशन हो, चाहे वो रोटेशनल मोशन के सारे कंसेप्ट हो, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट्स लग रहे होंगे। तो रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन इज द ओनली टॉपिक जहां पे आप अपने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। राइट, this is about me. I'm Nitin Arora, BTech from IIT. I have a 7 years of teaching experience of Kota, और I have produced top PIRs in IIT JEE as well as NEET. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एवरीबॉडी, आप इसको जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज इसको ज्वाइन करके आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन में बताऊंगा इन द एंड, राइट, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट अभी के लिए मैं आपको इसकी फीस स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बाहर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको कम से कम 1 लाख पे करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको बहुत सारा रहने सहने का भी खर्चा होगा। बट घर पे अगर आप NA10 कोड लगाते हो, विच इज़ माई कोड एवरीबॉडी NA10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, और साथ में आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। 1 साल का 34,650, और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 50,400 में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अगेन, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट अभी के लिए जान लीजिए, NA10 कोड अगर आप लगाओगे, विल अप्लाई NA10 कोड, तो 10% का डिस्काउंट फिर से मिलेगा अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। और 1 साल 58,500 एंड 2 साल का पड़ेगा 90,000 रुपीज। राइट, अगेन वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि अनअकैडमी की नई कैटेगरी आ गई है क्लैट। अगर कोई भी क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। नितिन कुमार, दिस इज माय प्रोफाइल एट अनअकैडमी। आप यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। जो भी स्पेशल क्लासेस होंगी विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका रेगुलर अपडेट्स आपको आते रहेंगे। राइट, वेरी नाइस। नाउ एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट रोलिंग मोशन। सो एवरीबडी, दिस इज अ रिकॉर्डिंग सेशन। आज मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ा बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी अर्जेंट वर्क एट द होम, बट आगे से हमारी लाइव क्लासेस ही चलेंगी। रोलिंग मोशन को ध्यान से समझिएगा बेटा, है क्या रोलिंग मोशन जो है, इसमें सारे कंसेप्ट्स लगते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। राइट, तो यहां पे रोलिंग मोशन बोला किसको जाता है? रोलिंग मोशन is nothing but is the combination of translation and rotational motion. ट्रांसलेशन भी इसमें हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। कैसे? इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया था, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन समझा रहा था। बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव करता है तो वो ट्रांसलेशन होता है। जब बॉडी रोटेट करती है सिर्फ और सेंटर मास मूव नहीं करता है तो वो रोटेशन होता है। जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी मूव करे और वो रोटेट भी करे साथ में, तो वो ट्रांसलेशन भी होता है प्लस रोटेशन भी होता है, विच मीन्स दैट वुड बी अ रोलिंग मोशन। तो इन दिस केस बॉडी इज सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और रोल भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, दैट इज व्हाई दिस इज अ रोलिंग मोशन। राइट, इसको सोल्व कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको देता हूं टाइप्स ऑफ रोलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोलिंग आपको अपने आप से पता लग जाएगा अगर आपको ये पता लग जाए कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास ये एक बॉडी है, राइट, ये बॉडी रोल कर रही है, विच मीन्स ये आगे भी जा रही है और ये घूम भी रही है। राइट, यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में बॉडी सिर्फ आगे की तरफ जाती है, प्लस दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, और रोटेशन में बॉडी सिर्फ घूमती है, तो यहां पे ये घूम रही है। ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस जो है वो r है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। हर एक पॉइंट के बारे में मैं देखता हूं, हर एक पॉइंट के बारे में हम देखते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्राउंड है नीचे, ये ग्राउंड को बिल्कुल टच कर रहा है। नाउ जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन जब कोई बॉडी करती है तो ट्रांसलेशन मोशन में होता क्या है, ट्रांसलेशन और ये हो रहा है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन जब कोई बॉडी करती है तो उसमें क्या कुछ होता है, उसमें हर पॉइंट की मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं। जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन करती है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वही होती है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। मतलब अगर ये VC से मूव कर रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल ही VC से ही भी मूव करें। ठीक है, VC क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। जब कोई बॉडी ओमेगा से रोटेट करती है तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी आर ओमेगा हो जाती है, परपेंडिकुलर। ये नीचे आर ओमेगा, इसके पीछे आर ओमेगा और इसकी ऊपर की तरफ आर, राइट। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके यहां पे लिखता हूं तो टॉपमोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन के कारण V, रोटेशन के कारण आर ओमेगा, दिस वुड बी V प्लस आर ओमेगा, राइट। नीचे वाले पॉइंट पे इस तरफ वेलोसिटी V है और इस तरफ वेलोसिटी आर ओमेगा है, तो ये हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे इस तरफ कितना है बेटा, इस वाले पॉइंट पे इस तरफ कहीं वेलोसिटी V है और नीचे की तरफ आर ओमेगा है, और इस वाले पॉइंट पे ऊपर की आगे की तरफ V है और ऊपर की तरफ आर ओमेगा है। हमने क्या किया, इन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास किसके रिजल्ट्स आ गए, हमारे पास रिजल्ट्स आ गए एवरीबॉडी रोलिंग मोशन के, रोलिंग मोशन के हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ध्यान से समझते रहिएगा। तो नाउ यहां से अगर मैं इसको देखता हूं, ध्यान से देखना बेटा, इस बॉडी को अगर मैं देखता हूं तो इसको देखने से मेरे को क्या लगता है, ध्यान से देखिए। मैं नीचे वाले पॉइंट को देखता हूं ध्यान से, P पॉइंट को। P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, सबसे नीचे वाले पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी है V आगे की तरफ, आर ओमेगा पीछे की तरफ। नाउ तीन चीजें हो सकती हैं, 1 2, क्या क्या हो सकता है, V ग्रेटर देन आर ओमेगा हो सकता है, V लेस देन आर ओमेगा हो सकता है, और V इक्वल्स टू आर ओमेगा हो सकता है। यस और नो एवरीबॉडी, वेरी नाइस। अगर ये सब चीजें हो सकती हैं तो ध्यान से देखना, V ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा तो पार्टिकल P की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, V लेस देन आर ओमेगा होगा तो मतलब आर ओमेगा पड़ा है तो बॉडी पीछे जा रही होगी, P पॉइंट पीछे जा रहा होगा, मतलब VP की वेलोसिटी लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी। और जब V इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, राइट। सो ये तीन केस अलग अलग हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 जो है, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रोलिंग मोशन। पॉइंट नंबर 2 को भी बोलते हैं रोलिंग, और पॉइंट नंबर 3 जो है इसको बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 3, इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 जो है इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्योर रोलिंग है, रोलिंग विद स्लिपिंग भी है। ये दोनों क्या है, इसको बोलते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग, स्लिपिंग मतलब ये बॉडी स्लिप कर रही है, इसको बोलते हैं रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग या रिवर्स स्लिपिंग, ठीक है। तो तीन केस आज हमने पढ़े। तो डिपेंडिंग ऑन की बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि बॉडी किस टाइप का मोशन कर रहा है, ठीक है एवरीबॉडी। या तो बॉडी रोलिंग कर रहा होगा विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, या कर रहा होगा रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, और या कर रहा होगा प्योर रोलिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग की बहुत अच्छी कंडीशन है दैट प्योर रोलिंग में नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे होता है, ठीक है। नाउ प्योर रोलिंग में अगर नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे होता है तो उससे हम क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना। तो इसलिए टाइप्स ऑफ रोलिंग को हम यही तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीबॉडी, ये सारी चीजें ना मैं उधर लिखता हूं सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, मैंने समझाने के लिए आपको यहां पे लिखा, लेकिन दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, वेरी नाइस। यहां पे मैं आपको वेलोसिटी के बारे में फिर से बताऊंगा, बट नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी ध्यान से देखना। तो मैं बैकवर्ड जा रहा हूं यहां पे, और ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताने चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास बॉडी थी, ठीक है। इस बॉडी में ये नीचे ग्राउंड था, सारी वेलोसिटीज हमने यहां पे देखी। नीचे वाले पॉइंट P की आगे की तरफ वेलोसिटी V थी ट्रांसलेशन के कारण, और पीछे की तरफ कितनी थी, आर ओमेगा, राइट एवरीबॉडी। तो P पॉइंट की वेलोसिटी है कितना, ये है V माइनस आर ओमेगा। अब डिपेंडिंग ऑन V बड़ा है या आर ओमेगा बड़ा है, V क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, याद रखना VCOM होता है, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCOM। नाउ अब डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट केस, अगर VCOM बड़ा है और आर ओमेगा छोटा है, सेकेंड केस VCOM छोटा है और आर ओमेगा बड़ा है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस
वी सी यू एम इज इक्वल टू आर ओमेगा है। इसके बेसिस पे हमारी टाइप्स जो है वो डिफाइन होती हैं। इसको बोलते हैं रोलिंग, बता चुका हूं, विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, राइट, विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो इस केस में बॉडी स्लिप कर रही है किस तरफ, आगे की तरफ। कैसे पता? बिकॉज वीसीओएम उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए आगे। ये है रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, राइट। और ये क्या है? दिस इज प्योर रोलिंग बेटा। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। दो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस इनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो प्योर रोलिंग के ऊपर आते हैं, राइट एवरीबॉडी? ओके ग्रेट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? बहुत ही आसान। अभी तक हमने पढ़ा है रोलिंग मोशन होता क्या है। रोलिंग होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन से मैंने देखा कि नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन से मेरे पास आया कि नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी ये है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगा? प्योर रोलिंग के दौरान। और पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा वो मैंने आपको बता दिया। नाउ 3 टाइप की रोलिंग होती है, तीनों टाइप की रोलिंग मैंने बता दिया। हमारे सिलेबस में प्योर रोलिंग का ज्यादा पार्ट है, तो इसलिए मैं वो चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एवरीबॉडी, यहां पे पॉइंट, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा? तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग हमें पता लग गया कि प्योर रोलिंग के केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को अब बनाऊं दोबारा से तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, ये हमारे पास वही है, लेकिन यहां पे जहां जहां मैंने आर ओमेगा लिखा है वो किसके इक्वल हो गया? v के। तो टॉमोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? v, और आर ओमेगा भी क्या है? v, तो ये हो जाएगा 2v। नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इस तरफ, v नीचे की तरफ, तो v इस तरफ, v नीचे की तरफ। तो नेट कितना हो जाएगा बेटा? वेक्टर्स में पढ़ा होगा ना, v√2। और यहां पे इस तरफ भी v, ऊपर की तरफ भी v, तो नेट कितना हो जाएगा? v√2। मतलब क्या है? प्योर रोलिंग में, मैंने बोला प्योर रोलिंग में और सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी सिर्फ v ही रहेगी, बिकॉज इसका ओमेगा सेंटर वाले पॉइंट पे ओमेगा के कारण वेलोसिटी 0 होती है। नाउ तो वेलोसिटी एट पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ रोलिंग स्फीयर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 2v आगे, नीचे 0। तो होता क्या है बेटा? ध्यान से देखना, प्योर रोलिंग के केस में एक ही पॉइंट रेस्ट पे होता है, जो कि है सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी सब पॉइंट में से कोई भी पॉइंट रेस्ट पे नहीं होता है। सब पॉइंट्स की वेलोसिटी कितनी कितनी होती है? नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे, ऊपर वाले की 2v, इसकी v√2, इसकी भी v√2, ठीक है। तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होती है। अब मैं आपको किसी रैंडम पॉइंट की वेलोसिटी निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी रैंडम पॉइंट की वेलोसिटी कैसे? ध्यान से देखिए, यहां पे फिर से हमारे पास वही है, ठीक है। और यहां पे ये है। अगर मैं इसको यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है, जो कि वर्टिकल से, एवरीबॉडी ध्यान से देखते रहना, वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे है, और ये बॉडी रोल कर रही है, तो आगे की तरफ वेलोसिटी v तो होगा ही होगा। ओमेगा जो है वो हमेशा टेंजेंटली होता है, मतलब आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इस तरफ होगा। लेट्स से दिया हुआ है कि ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है। अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो ये भी कितना हो जाएगा? v, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, राइट एवरीबॉडी। नाउ हमें निकालना है कि नेट वेलोसिटी कितनी होगी इस p पॉइंट की, vp पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है वो हमें फाइंड करना है। मैं फॉर्मूला निकालूंगा, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ध्यान से देखना बेटा, अगर ये एंगल थीटा, तो मैं कुछ और एंगल्स ले रहा हूं, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मतलब हमारे पास दो वेलोसिटीज है, एक v इस तरफ और एक v इस तरफ, इनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। हमें निकालनी है इनकी नेट वेलोसिटी क्या है। शायद आपने वेक्टर्स में फॉर्मूला पढ़ा हो, अगर दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो नेट उनका एंगल बाइसेक्टर पे होता है, और कितना होता है? ये होता है 2v cos थीटा बाय 2, 2v cos थीटा बाय 2, याद रहेगा। वेरी वेरी नाइस। मतलब अगर P पॉइंट यहां पे होता तो थीटा 90 होता, थीटा 90 है तो v√2 जो हमने पहले निकाला है वो आंसर आ जाएगा। अगेन हर एक पॉइंट पे मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, कैसे? इस फॉर्मूले से, बिकॉज हर एक पॉइंट पे थीटा हमें पता है, राइट। ऑसम, वेरी नाइस। तो प्योर रोलिंग के केस में ये होता है, और यहां से हमने देखा कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अब काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में क्या होगा? रोलिंग में बॉडी ट्रांसलेट भी करती है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली भी होगी, और रोटेशन भी करती है तो रोटेशन वाली भी होगी। शायद कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रोटेशन और रोलिंग में क्या फर्क है। रोटेशन में सेंटर रेस्ट पे होता है, रोलिंग में सेंटर भी मूव कर रहा होता है। तो ये कितना है? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग है तो क्या होगा? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई क्या होता है सबको पता होगा, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। के क्या होता है? के क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आई वुड बी एम के स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, राइट। तो ओमेगा क्यों के लिख लेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं हाफ बाहर ले लूं, अगर मैं यहां से m बाहर ले लूं, और अगर मैं यहां से, ये सेंटर ऑफ मास है, ये भी सेंटर ऑफ मास होता है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर भी बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। याद रहेगा? तो ये है काइनेटिक एनर्जी इन द रोलिंग। इसको आपको याद रखना है क्योंकि बार बार यूज होगा। इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब के क्या है? सबका के कैसे निकालना है? के मैंने निकालना आपको बताया हुआ है कि जो है वो रूट ऑफ आई बाय हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको पढ़ूंगा और आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। राइट एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है? सब बढ़िया है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन कौन सा लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक? इन द प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग कौन सा फ्रिक्शन लगता है या लगता ही नहीं है? डिपेंड करता है बेटा। सबसे पहले तो नीचे वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है और फ्रिक्शन लग सकता है तो नीचे वाले पॉइंट पे लग सकता है। तो प्योर रोलिंग में बिकॉज पी पॉइंट जीरो है, मतलब पी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, मतलब पी पॉइंट रेस्ट पे है, दैट इज वाई, इसीलिए फ्रिक्शन वुड बी स्टैटिक। ठीक है, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। तो फ्रिक्शन इस केस में स्टैटिक लगेगा। और आपने बोला था कि मैंने आपसे बोला था कि फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो भी तो हो सकता है। तो कोई बॉडी जब रोल कर रही है तो क्या उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा? यस, मे और मे नॉट भी। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फॉर श्योर स्टैटिक लगेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है। जीरो से लेके न्यू इंटू एन तक मैक्सिमम होती है। तो आपको याद होगा स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस जो होता है, ये मेरे पीछे आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा न्यू एस एन होती है और कम से कम जीरो होती है। आपको ये चीज याद होगी, और यहाँ पे इक्वालिटी होती है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसी चीज को यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे स्लिपिंग और स्लिपिंग हो रही है, तो इन दोनों केस में तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट, स्लिपिंग को रोकने के लिए। और इस केस में बेचारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज स्लिपिंग हो ही नहीं रही। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। प्योर रोलिंग क्या है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। देयर इज नो स्लिपिंग बिकॉज स्लिप बॉडी तब करती है जब नीचे वाला पॉइंट जो है वो मूव करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो इसको मैं एक और तरीके से भी समझाना चाहूंगा आप लोगों को, रोलिंग को। ठीक है, एक और तरीके से समझाना चाहूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और अगर आ गया तो भी समझ लो एक और तरीके से। देखिए, हम इसको किस तरह से समझते हैं। रोलिंग को ध्यान से देखना, प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं। प्योर रोलिंग को हम इस तरीके से भी समझते हैं कि प्योर रोलिंग जो है वो वो वॉकिंग है, वो चलना है, वॉकिंग विद इन्फाइनाइट स्टेप्स। ध्यान से सुनना, शायद आपको मजा आए ये चीज देख के। इन्फाइनाइट स्टेप आपको फील आ जाएगी। इन्फाइनाइट लेग्स, क्या इन्फाइनाइट लेग्स? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले ये बताओ कि जब आप लोग चलते हो, तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक? बहुत सारे लोग बोलेंगे काइनेटिक। मेरे को पता था कि सर बोलेंगे सर हम तो चल रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो लगेगा। अरे बेटा, तुम तो चल रहे हो लेकिन तुम्हारा जो पैर है जहां पे फ्रिक्शन लगेगा वो तो रेस्ट पे है ना। चलते कैसे हो? ये रेस्ट पे है, सारी की सारी बॉडी मूव कर रही है लेकिन पैर रेस्ट पे है। जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगना है वो रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे है, सारी की सारी बॉडी मूव आगे गई, फिर ये रेस्ट पे आ गया, फिर ये रेस्ट पे आ गया। तो आप मून वॉक नहीं करते हुए चलते हो, आप बॉडी को रेस्ट पे करते हो फिर आगे चलते हो। तो याद रखना, वाइल वॉकिंग
व्हाइल वॉकिंग, जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन आपके ऊपर जो लगता है वो स्टैटिक लगता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण आप चलते हो, काइनेटिक के कारण नहीं चलते हो, याद रखना, ठीक है। शायद मोस्ट लोगों को ये बात नहीं पता होगी ना। अगर यहां पे हम इसका मोशन देखें तो क्या है ये बहुत सारे पैर ही तो हैं। मान लो अगर आपके दो पैर ना होते और आपके इनफाइनाइट लेग्स होती तो आप कैसे चलते? तो आपका पहला पैर आता, फिर आपका दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर चौथा आता, फिर पांचवा आता, तो आप घूमते हुए चलते। तो अगर आपके इनफाइनाइट होते तो पहले ये लेग, उसके बाद ये लेग आ जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप जब आगे मूव करोगे तो आपकी ये लेग, आप यहां पे आ जाओगे, आपके यहां पे आ जाओगे और आपकी एक लेग जो है वो आगे हो जाएगी। ऐसे तो चलते हो, है ना। ये पूरी बॉडी जो है वो आगे मूव कर गई, ऐसे घूम गई है काइंड ऑफ। तो यहां पे भी क्या हुआ, पहले ये वाला, फिर ये वाली लेग आ जाएगी, फिर ये वाली। आपको लगेगा बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन लेग्स उसको आगे लेके जा रही हैं। लेकिन सारी की सारी लेग्स हर एक पॉइंट पे क्या है, रेस्ट पे है। तो पहले ये वाला पैर रेस्ट पे, फिर ये वाला पैर रेस्ट पे, फिर ये वाला, फिर ये वाला पैर रेस्ट पे। तो इसीलिए बॉडी मूव तो कर रही है ना, लेकिन जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगना है नीचे वाले पॉइंट पे वो रेस्ट पे है। इसलिए इसके ऊपर, बिकॉज प्योर रोलिंग क्या है, इन्फिनिट लेग्स के साथ चलना, इन्फिनिट लेग्स के साथ चलना। इसलिए व्हाइल वॉकिंग फ्रिक्शन इज, इसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत फील आई होगी ये चीज कैसे होती है, ठीक है। ग्रेट एवरीबॉडी। सो यहां तक तो हम देख चुके हैं। मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस फॉर्मूले में जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है उसके लिए मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई हैं। रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, डिस्क के लिए कितना होता है, सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर, शेल को होलोस्फीयर बोलते हैं। इन सब के लिए आपको याद रखना है 2/5, 2/3 एम आर स्क्वायर। आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है बेटा तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। मैं कभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं करता हूं बेटा, सीधी सी बात बताऊं, मैं हमेशा ये चीज ही याद करता हूं, ठीक है। तो जो लोग बहुत कंसेप्ट को देखने वाले हैं वो ये याद रखो, और जिन चीजों को याद करने में आसानी होती है जिन लोगों को, वो ये चीज कर लेना, ठीक है। एनी हाउ यहां से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ट्रांसलेशन अपॉन रोटेशन। ट्रांसलेशन अपॉन रोटेशन का क्या क्या होगा रेशियो, मतलब इसका और इसका रेशियो निकालना है। ट्रांसलेशन का टोटल के साथ, टोटल मतलब रोलिंग मोशन, और रोटेशन का टोटल के साथ, तो आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान, ठीक है। इतनी सारी चीजें याद नहीं करनी है, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। याद आपको सिर्फ ये फॉर्मूला करना है और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया करनी है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में किए थे, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कब, रोलिंग का क्वेश्चंस भी करेंगे एवरीबॉडी। रोलिंग में एंगुलर मोमेंटम एल इन द रोलिंग। अब इसमें बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है तो एम आर क्रॉस वी भी होता है ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए, प्लस घूम भी रही है तो आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा पी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ये बॉडी है एवरीबॉडी, ठीक है। ये बॉडी जो है ये घूम भी रही है और ये बॉडी जो है ये मूव भी कर रही है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो। लेट्स से ये पी पॉइंट है, ठीक है। मैं डायग्राम थोड़ी सही कर लूं। मान लीजिए ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के अबाउट अगर मेरे को निकालना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम एल कितना है अबाउट पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। पहले तो बॉडी जो है वो आगे जा रही है वी वेलोसिटी से, वी सेंटर ऑफ मास से, और साथ में घूम भी रही है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। आई विल राइट एल अबाउट पॉइंट पी वुड बी एम वी सी ओ एम इंटू डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेना होता है, तो ये हो जाएगा आर प्लस सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें ये चीज आप याद रखना। अगर कुछ ऐसा केस होता, मान लो ओमेगा उल्टा होता, सबसे पहले तो इन दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है। इन दोनों की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे फिंगर करो अंदर की तरफ, तो ओमेगा भी अंदर की तरफ है। और आर क्रॉस वी करोगे, आर ऊपर की तरफ, वी इस तरफ, आर क्रॉस वी करोगे वो भी अंदर की तरफ। तो इसलिए एम वी आर और आर ओमेगा जो है वो सेम डायरेक्शन में आते हैं, इसलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। राइट एवरीबॉडी। तो आज तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं सब कुछ यहां पे आ चुका है। ट्रांसलेशन रोटेशन को ऐड किया तो रोलिंग बन गया, उनकी वेलोसिटीज को ऐड किया, राइट, वो सब चीजें। नाउ मैं आपसे एक्सलेशन के बारे में भी पूछना चाहूंगा, ठीक है।
मैं आपसे एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि रोलिंग में एक्सेलरेशन कितना होता है। ध्यान से देखना बेटा, जो मैं अभी चीज बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है और बाकी सब चीजें तो आप कर ही लोगे। तो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं बीच बीच में नोट्स अच्छे बनाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो बीच में आपको बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन की तो बात की ही नहीं। एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फिर से मैं क्या लेता हूं, ये बॉडी लेता हूं, फिर से ये बॉडी लेते हैं। ये बॉडी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ मान लो ए है और मान लो ये घूम रही है अल्फा से, तो क्या क्या हो जाएगा एवरीबॉडी, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ ए सेंटर ऑफ मास, बिकॉज ये भी सेंटर ऑफ मास है। पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगी आर अल्फा, ठीक है। तो ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आर अल्फा, बिल्कुल होता है प्योर रोलिंग में, बिल्कुल प्योर रोलिंग में ये चीज हो सकती है, ठीक है। और लेकिन आपको निकालना है इसका, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्योर रोलिंग में पी पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होगा? आंसर इज नो। प्योर रोलिंग में पी पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, चाहे उसका, ये पी पॉइंट है, चाहे उसका एज इक्वल्स टू आर अल्फा हो जाए तब भी नहीं होता है। शायद ये लोगों की, ये भी बात लोगों को नहीं पता होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ये घूम रहा है बेटा, इस टाइम पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ होगा, राइट। सेंट्रीपिटल वेलोसिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पी पॉइंट का होगा ही। और वो कितना हो जाएगा? सेंट्रीपिटल हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे हर एक पॉइंट की अगर आप देखोगे तो इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, बाकी सब चीजें भी आएंगी, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और जब भी हमारा डाउट क्लास होगा आप उसमें भी आ सकते हो ये सारी चीजें समझने के लिए। बट प्योर रोलिंग के दौरान पी पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन पी पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, ठीक है। और क्यों नहीं होता है? बिकॉज पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेंटीपिटल जो है ये नॉन जीरो रहता है और ये इसको कैंसिल करके जीरो कर देता है। वेरी नाइस, ठीक है। तो 3 एक्सेलरेशन होती हैं, 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक यहां पे बचेगी। वेरी नाइस, ऑसम, मजेदार, ग्रेट एवरीबॉडी। आगे चला जाए आगे। ऑसम ऑसम, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस का टाइम आ चुका है एवरीबॉडी। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, समझिएगा और उसके बाद करना शुरू करिएगा। मैं भी करना शुरू करूंगा और फिर देखते हैं कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। Force is applied on the top of the disc placed on the rough surface. Find the acceleration and friction. क्वेश्चन क्या है? एक डिस्क है, ध्यान से देखते रहना बेटा, कंसेप्ट है यहाँ पे। इसको रख दिया रफ सरफेस पे, okay? इसके टॉपमोस्ट पॉइंट पे लगा दिया है फोर्स है। आपको क्या बताना है? इसका एक्सेलरेशन क्या है? मास एम मान लो, रेडियस आर मान लो, बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज यही हो सकता है। और हो क्या सकता है? हमें निकालना है मेरे बच्चों, इस केस में इसको रफ सरफेस पे रखा है स्पेशली, तो फ्रिक्शन लगेगा। किस तरफ लगेगा, आगे या पीछे या जीरो, हमें नहीं पता, लेकिन बॉडी प्योर रोल कर रही है, ठीक है। इज अप्लाइड दिस वन, इट इज गिवन, और ऊपर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी प्योर रोल कर रही है, ठीक है, प्योर रोल कर रही है। मतलब मेरे को लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, हमेशा लिखा हुआ आएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहां मैं लिखना भूल गया, तो प्योर मोशन नहीं, सॉरी, प्योर रोलिंग। बॉडी इज डूइंग प्योर रोलिंग, right everybody? So body is doing, if the force is applied on the top of the disc placed on a rough surface, find the acceleration and friction। तो यहां पे रफ सरफेस, तो रफ सरफेस पे मैंने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसकी डायरेक्शन आगे पीछे किसी भी तरफ भी हो सकती है। तो यहां पे हमें मान लेते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे है और फ्रिक्शन हम निकालेंगे। हमने माना पीछे, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब हमारा मानना गलत था, फ्रिक्शन लगेगा आगे। अब मैं बनाता हूं इक्वेशंस। F minus small f is equals to mass into acceleration of center of mass, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है? न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूं न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर रोटेशन, विच इज टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क कितना लग रहा है बेटा? टॉर्क कितना लग रहा है? ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी टॉर्क क्लॉकवाइज। तो F इंटू आर प्लस स्मॉल f इंटू आर इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
बिकॉज प्योर रोलिंग है तो मैंने बताया था प्योर रोलिंग में ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा है, ये इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमने किया है। ये हमने लगाया न्यूटन का सेकंड लॉ, ये भी हमने लगाया न्यूटन का सेकंड लॉ, और ये हमने लगाया है प्योर रोलिंग की कंडीशन 1 2 3। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, कौन कौन सा? एक्सेलरेशन, अल्फा और फ्रिक्शन, सब कुछ यहां से आ जाएगा। क्या मैं यहां पे प्रूव करके दिखाऊं? मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ध्यान से देखते रहना। फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन तो वैसी ही है, दूसरी इक्वेशन को ढंग से देखो। दूसरी में f प्लस स्मॉल f इंटू आर इज इक्वल्स टू आई कितना है, एम आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा को मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, ए सेंटर ऑफ मास ऑन आर, ठीक है। ये आर से आर कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल। कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ वुड बी इक्वल्स टू एम ए सेंटर ऑफ मास ऑन 2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई एफ प्लस एफ, ये क्या है एफ माइनस एफ, राइट। इन दोनों से मैं एफ और एफ निकाल लूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों को मैं सोल्व करता हूं और सोल्व करके लेट्स सी हमारे पास क्या आएगा। ध्यान से देखते रहना, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास तो आ गया है कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, और उधर से क्या आ गया एफ माइनस स्मॉल एफ, सॉरी उल्टा लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करके दिखा रहा हूं और आपको फाइनली वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। एफ माइनस एफ और एफ प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 4 थी, पीछे बैक चेक कर लेना। तो दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करूंगा दोनों कैंसिल, क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करूंगा 3/2 MACOM। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि निकालना था, विच इज 4f/3। वेरी नाइस, ऑसम, मजेदार। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को है, जो भी कंसेप्ट सीख गया तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए वो कर सकता है। m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा 4f/3, m भी आएगा, tm, m से m कैंसिल। फ्रिक्शन निकालना था, ये हो जाएगा f माइनस 4f/3, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी माइनस f/3, माइनस टेंटेड है माइनस, मैंने माइनस के बारे में आपको पहले से ही बताया था। फ्रिक्शन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो हमने डायरेक्शन मानी है वो गलत मानी है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में बॉडी के ऊपर फोर्स तो आगे लग ही रहा था, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा होगा, और ये दोनों मिलके मोशन करवा रहे होंगे आगे की तरफ एक्सेलरेशन। और तो एक्सेलरेशन आ चुका है, फ्रिक्शन आ चुका है माइनस। हमने माना किस तरफ था, हमने फ्रिक्शन पीछे माना था, मतलब हमारा मानना हो गया गलत, हमारा मानना हो गया गलत। लगेगा आगे किस तरह से, इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये नीचे ग्राउंड था। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, वेरी नाइस, ऑसम, ठीक है, बढ़िया, कूल कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। if a rotating object with angular velocity omega is placed on the rough ground, क्या होगा। वेरी नाइस, क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं बेटा। यहां पे एक रफ ग्राउंड है, अरे क्या बन गया, ये तो इंक्लाइन बन गया। एक रफ ग्राउंड था बेटा, ये है हमारे पास रफ ग्राउंड। इस रफ ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट थी जो भी टच नहीं कर रही है, ठीक है, जो सिर्फ घूम रही थी, रोटेटिंग है, रोलिंग नहीं है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सिर्फ घूम रही थी ओमेगा नॉट से, ठीक है, ओमेगा नॉट से, इसको ओमेगा नॉट मानते, इसे घूम रही थी सिर्फ। अब क्या है, इसको आपने रख दिया है सरफेस के ऊपर, और ये सरफेस कौन सी है, रफ है, ये रफ सरफेस है। अगर आप इसको रफ सरफेस के ऊपर रख दोगे जो सिर्फ घूम रही थी ओमेगा नॉट से, तो क्या होगा, अब तो यहां पे स्लिपिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा आगे, क्योंकि फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि स्लिपिंग रुक जाए। तो स्लिपिंग रोकने के लिए वो करेगा क्या, स्लिपिंग रोकने के लिए वो वेलोसिटी को बढ़ाना चाहेगा और एक्सेलरेशन को कम, वेलोसिटी को बढ़ाना चाहेगा और ओमेगा को कम करना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है, ओमेगा नॉन जीरो है।
वो क्या चाहेगा कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, सो दैट प्योर रोलिंग हो जाए। फ्रिक्शन का काम है प्योर रोलिंग करवाना, प्योर रोलिंग का मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वो क्या करेगा, वो यहां से यहां तक वेलोसिटी जो थी जीरो थी उसको बढ़ाएगा और ओमेगा को कम करेगा, सो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो पाए। तो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा और ये फ्रिक्शन आगे की तरफ ओमेगा को कम भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए होगा क्या, थोड़ी देर बाद जाके क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट कम होके ओमेगा हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ के v हो जाएगी सच दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। और जैसे ही v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना बेटा क्या हुआ, बहुत सही चीज बता रहा हूं। फ्रिक्शन का काम है किसी बॉडी को प्योर रोलिंग करवाना, ठीक है। जैसी बॉडी प्योर रोलिंग करने लग जाती है उसके बाद फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, समझ में आया। तो फ्रिक्शन पहले लगता है काइनेटिक, जब तक बॉडी प्योर रोल नहीं कर रही तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, अगर बॉडी प्योर रोल करने लग गई तो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, ठीक है, याद रखना है। तो इसलिए यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है बिकॉज यहां पे हो रही है स्लिपिंग। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, कोई भी पी पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, ये फ्रिक्शन इस पी पॉइंट में से पास कर रहा है, तो पी पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है, 0। तो नेट टॉर्क अगर निकालोगे अबाउट पी पॉइंट, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, वो आ जाएगा 0, नेट टॉर्क आ जाएगा 0, ठीक है। मतलब पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कोई नहीं लग रहा, मतलब पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। बेटा हर क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का करा रहा हूं, वैसे ये जेई लेवल का है, नीट वालों को लगेगा कि सर ये इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, क्योंकि मैं ये बोलना चाहूंगा उन्हें कि बेटा ये जो चैंपियंस लीग है दिस इज फॉर नीट एंड जेई, तो मैं नीट से थोड़ा सा ऊपर लेवल जाता हूं सो दैट आपको फाइनल पेपर में दिक्कत ना आए। तो पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। तो इनिशियल सिचुएशन में बॉडी सिर्फ घूम रही है तो आई ओमेगा, आई इंटू ओमेगा नॉट, और फाइनली ये रोल कर रही है तो एम वी आर प्लस आई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया है, एल इनिशियल ये है और एल फाइनल ये है। तो इनिशियली सिर्फ घूम रही है तो आई ओमेगा, और फाइनली घूम भी रही है और मूव भी कर रही है तो आई ओमेगा प्लस एम वी आर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को मैं सोल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, सोल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल से, इनिशियली बॉडी घूम रही थी आई ओमेगा नॉट से, फाइनली मूव कर रही है एम वी आर प्लस आई ओमेगा से, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन प्योर रोलिंग की है, प्योर रोलिंग की इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों से मैं सोल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन में आई ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में आई ओमेगा नॉट, यार से कर दें इसको, आई ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू एम वी आर प्लस आई इंटू ओमेगा की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, ये की हो जाएगी v बाई आर, ठीक है। v दोनों से कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, m प्लस एम आर प्लस वी बाई आर, है ना, ये r कैपिटल आर ही है तो कैपिटल आर छोटे आर में कोई फर्क नहीं है, तो एम आर प्लस वी बाई आर, राइट, सॉरी क्या कर रहा हूं, आई बाई आर, तो सॉरी बेटा ये है आई बाई आर, तो एम आर प्लस आई अपॉन आर, और बाहर क्या है v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है आई ओमेगा, यहाँ से हमें क्या निकालना था, v निकालना था, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू वुड बी आई ओमेगा नॉट अपॉन एम आर प्लस आई अपॉन आर। अगर मैं r को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं r को यहां से नीचे से ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी r ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, यही हमें निकालना था। एनी हाउ कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, वो इक्वेशन नंबर 2 है, बट मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगाना है, क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगाना है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है वो आपको समझने हैं, मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एचसी वर्मा में इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन और हैं, मुझे लगता है आप वो खुद से कर पाओगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा, लाइव तो मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है, और मैं आपको जो भी कमेंट करोगे उसके डाउट्स में आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का बता दूँ, ठीक है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ तो अब बारी है इंक्लाइन मोशन की, और उसके बाद हम बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखते रहना बेटा। अरे अरे, सो नेक्स्ट इज रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है? कुछ भी नहीं है, इसमें सारे कंसेप्ट्स वही हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा। यहां पे इस तरफ लगेगा, इस तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा, इस तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है? नेट इक्वेशंस क्या बनती हैं ध्यान से देखना, पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन। तो ये बॉडी है, इस बॉडी के इधर लग रहा है mg sin थीटा, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, इस तरफ लग रहा है mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रे। ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे इक्वेशंस? mg sin थीटा नीचे है, माइनस फ्रिक्शन ऊपर है, ये मिलके m इंटू ए सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। देन इसके अलावा टॉर्क भी लग रहा है, mg sin थीटा का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, n का टॉर्क भी जीरो, इसका टॉर्क भी जीरो, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है इन दोनों से, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तीसरा क्या है? ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे मेरे बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू मैं खुद से लिख रहा हूं, वो भी लिखनी चाहिए थी। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाता है, वो आ जाता है जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। याद रहेगा? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये आ जाता है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ये आ जाती है mg sin थीटा। ठीक है, इसके अलावा मेरे को और क्या क्या चीजें निकालनी होती है? मेरे को निकालना होता है ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। टाइम निकालना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, टाइम से पहले मैं चलो वेलोसिटी निकाल देता हूं। तो ऊपर से नीचे आते आते वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा वेलोसिटी निकालने का एकमात्र तरीका है। ऊपर से नीचे आने में वर्क डन बाय mg जो होगा वही वर्क करेगा, क्योंकि और तो कोई वर्क कर ही नहीं सकता, नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो और तो किसी का वर्क होगा ही नहीं। मैं यहां पे लिख देता हूं सारे एटलीस्ट 4 सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां पे बेटा एक तो ये लग रहा है, और कौन कौन से लग रहे हैं? एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन कौन सा? स्टैटिक। क्यों? बिकॉज प्योर रोलिंग हो रही है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, इनिशियल ओमेगा जीरो था। तो जब ऊपर से नीचे ये बॉडी आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें निकालनी। ठीक है, तो ये तो जीरो है नॉर्मल डायरेक्शन का, फ्रिक्शन स्टैटिक है उसका वर्क भी जीरो, mgh इज इक्वल्स टू हाफ, ओ गलती हो गई, गलती हो गई, राइट? गलती क्या हो गई? ये रोलिंग है बेटा, रोटेशन नहीं है, रोलिंग मोशन है। तो वेरी नाइस, कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा। तो रोलिंग मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये होती है रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था रोलिंग वाला केस। तो रोलिंग वाली एनर्जी यहां पे लिख दो, है ना, ये वाला। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वाली लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। इसको सोल्व करोगे, एम से एम कैंसिल, वी की वैल्यू जो आ जाएगी वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर मेरे बच्चों। ठीक है, ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे पहुंच के। और अगर यहां पे फ्रिक्शन ना होता, अगर फ्रिक्शन ना होता तो नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या हो जाती है? स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन ना होता तो ये स्लिप करता हुआ आता, और स्लिप करता हुआ आता तो नीचे जाते जाते वेलोसिटी हो जाती है रूट ऑफ 2gh, राइट? तो ऊपर वाली वेलोसिटी जो रूट 2gh है वो क्या है? स्लाइडिंग वाली, मतलब स्लिपिंग वाली। तो इसलिए रोलिंग और स्लाइडिंग के बीच में ये रहता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये रोलिंग ना कर पाती, रोलिंग ना कर पाती तो इसकी वेलोसिटी नीचे आते आते सिर्फ रूट 2gh होती। अभी तो ये रोलिंग कर पाएगी, तो रोलिंग जब कर पाएगी तो उसकी वेलोसिटी पहले से कम हो जाती है। कितनी? ये आपको नीचे से दिख रहा होगा। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो क्या हो रहा है इस केस में? हो क्या रहा है अभी? मैं आपको टाइम के बारे में भी बताना चाहता था। टाइम निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक
मान लो इसने टोटल डिस्टेंस जो है वो s कवर किया है, ठीक है। तो टाइम जो होता है ये होता है रूट ऑफ 2h/g, तो 2 इंटू एस अपॉन ये वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह से आप टाइम याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पहले तो आपको ये 3 इक्वेशन पता होनी चाहिए। 3 इक्वेशन से जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नंबर 1 ये है, रिजल्ट नंबर 2 ये है, रिजल्ट नंबर 3 ये है, रिजल्ट नंबर 4 जो वो ये है, रोलिंग वाला, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है। 4 रिजल्ट से जितनी भी चीजें हैं सारी आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है एवरीबॉडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, इन क्वेश्चंस को जल्दी से कर दीजिए। मैं आपके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आई विल सी यू, तब मैं करता हूं। एक डिस्क है, रोल कर रही है डाउन एल लेंथ, ये लेंथ एल दी हुई है, इंक्लाइन एंगल थीटा है, राइट। विदाउट स्लिपिंग, ये समझते हैं विदाउट स्लिपिंग मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब रोलिंग हो रही होगी। इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम, नीचे आते आते वेलोसिटी का फॉर्मूला वुड बी अंडर रूट ऑफ 2gh। याद रखना ये h यहाँ पे ये होता है जो कि दिया नहीं हुआ है, और नीचे क्या होता है 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, तो के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, राइट। तो के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर कैसे निकालेंगे? के की वैल्यू बहुत आसान होती है, ये होती है रूट ऑफ आई अपॉन एम, ठीक है। आई किसका है? डिस्क का, और डिस्क का कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर बाई 2, है ना। हाफ एम एम आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से के अपॉन आर की वैल्यू निकालोगे तो 1 बाई रूट 2 आएगी, ठीक है। पुट कर देते हैं बेटा, क्या होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच, क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इज 1 बाई 2, सही है। निकाल लो, उसके बाद क्या है? 4 अपॉन 3 वुड बी द आंसर, ये इसका आंसर है पहला 4/3, राइट। सिर्फ आपको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 4/3 TL sin थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी एवरीबॉडी तो बता दीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आया? जो भी चीजें दिक्कत हो, परेशानी दे रही हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं स्पेशल क्लास लूंगा और आपको फिर से समझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके एवरीबॉडी, ग्रेट। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। A ring takes T1, T2 for sliding down and rolling down an inclined plane of length L. Very very important question बेटा। क्वेश्चन पढ़ लो पहले जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको समझाता हूं। हाँ जी यार, एक रिंग है, एक बार स्लाइड कर रही है, एक बार रोल कर रही है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। स्लाइड का मतलब स्लिपिंग। तो यहां पे मान लो ये स्मूथ है, स्मूथ, और दूसरा मान लो ये रफ है, ठीक है। तो दोनों केसेस में टाइम कितना कितना लगेगा? मान लो ये डिस्टेंस यहाँ पे भी एल है, ये यहाँ पे भी एल है। एक में लगता है टाइम रूट ऑफ 2 इंटू यहाँ से आता तक एल अपॉन, जब स्लिपिंग होती है बेटा तो स्लिपिंग में ये नीचे कितने से आएगा? जी साइन थीटा से आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये T1 टाइम है स्लिपिंग स्लाइडिंग में। दूसरे में अंडर रूट ऑफ 2L अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है? जी साइन थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वेयर। समझ में आया? फॉर्मूला दोनों में सेम है। दोनों में फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला दोनों में लगेगा टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2L अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोनों में ये लगेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी साइन थीटा होता है, और यहां पे एक्सेलरेशन, अच्छा रिंग है, और यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? दिस वन। बस यहां पे आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2। 2L बाई जी ऊपर और 2L बाई जी साइन थीटा नीचे, ठीक है। इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ m प्लस i अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ ये रेशियो है, यहां से पुट कर देता हूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। i क्या है? रिंग है, रिंग के केस में i होता है एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वुड बी m, राइट। ऊपर भी सॉरी आएगा जी साइन थीटा अपॉन, अच्छा एम जी होता है, एम सो सॉरी बेटा, शायद मैंने एक फॉर्मूले में एम नहीं लिखा है, यहाँ पे ये एम भी होता है, ठीक है, याद रखना है ये एम भी होता है, वेरी नाइस। एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है एम ऊपर होता है, तो यहां पे एम होगा एम जी साइन थीटा अपॉन दिस वन, ठीक है। तो ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक m आएगा, तो आंसर वुड बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 वुड बी द आंसर, 1 अपॉन रूट 2 वुड बी द आंसर। वेरी वेरी इजी, बस आप याद कर लेना। वैसे तो और भी सारे तरीके हैं इसको करने के, बट मैं आपको वो चीजें समझा रहा हूं जिससे आपको याद ना करना पड़े, जिससे आपको ऐसे ही हो जाए। तो बस आपको एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास याद करना है और ये फॉर्मूला याद करना है, रूट ऑफ 2l बाय एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले में g sin थीटा, दूसरे में ये हो जाए, ठीक है एवरीबॉडी, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question everybody. The body of mass m slides down an incline, reaches the bottom with velocity v. If the same mass were in the form of ring which rolls down, slide करते हुए v है, तो v of sliding, sorry, v of rolling is equals to v of sliding। ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वो फॉर्मूला लगा दो बस। v of rolling is equals to v of sliding डिवाइड बाय क्या था, रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो आपको निकालना है द वेलोसिटी ऑफ रिंग एट द बॉटम वुड बी इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रिंग दिया हुआ है, तो रिंग का k1 के आर ही होता है, तो r अपॉन r1 हो जाएगा, इट वुड बी v अपॉन अंडर रूट 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी एवरीबॉडी नहीं होनी चाहिए, आंसर वुड बी v बाय रूट 2। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। एंड में ये क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जैसा होता है, याद है किसी को, हाफ एम आर स्क्वायर, राइट। विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग हो रही है, इंक्लाइन प्लेन लेंथ हाइट h विद द स्पीड एट ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ हो जाएगी, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ 4 बाई 3 इंटू जी 4 बाई 3 रूट ऑफ जी इंटू एच, राइट एवरीबॉडी। अगेन आई एम सेइंग जितने भी फॉर्मुलेज हैं मैं आपको वो फॉर्मुलेज एक बार बता देता हूं, या तो आपको मैं पूरा एक बार रिवाइज ही करा देता हूं जो भी हमने किया आज। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हमने रोलिंग मोशन देखा, किस किस का, ट्रांसलेशन रोटेशन को ऐड करके। उसके बाद हमने देखा हर एक पॉइंट की स्पीड कितनी है, उसके बाद हमने देखा हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वाली बॉडी की कैसे लिखी जाती है। फिर हमने देखा कि पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद हमने देखा कि जब बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिर हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे किया जाता है रोलिंग में। और फिर हमने कुछ फ्यू क्वेश्चंस किए, इंक्लाइन प्लेन पे पार्टिकल जब मूव करता है तो क्या फॉर्मूले लगते हैं वो हमने देखे, ठीक है। और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। कोई भी आपको इनमें से डाउट हो आप प्लीज नीचे कमेंट कर देना एंड आई वुड बी देयर टू हेल्प यू गाइस। दिस इज नितिन कुमार एवरीबॉडी। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम करेंगे ग्रेविटेशन, राइट। सो विल ट्राई कि हम दिवाली के टाइम पे ग्रेविटेशन चैप्टर करते हैं। तो दिस इज माय प्रोफाइल एवरीबॉडी, अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लो। जो भी डाउट क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप डाउट क्लासेस मिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब पे मैं डाउट सोल्व नहीं कर पाता हूं, इसलिए आपको स्पेशल क्लास में आना पड़ेगा। मेरा कोर्स ऑन मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर अभी चल रहा है एवरीबॉडी। तो दिस इज अ कोर्स व्हिच आई एम टेकिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। इसके लिए आपको ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये कोर्स प्लस पे है, ठीक है। वेरी नाइस। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एवरीबॉडी
अगर आप अपनी प्रेपरेशन को एक एज देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक रेगुलरली पढ़ते हुए जो रैंक आप ले सकते हो उससे ज्यादा अगर आप रैंक लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उन टॉपर्स में आओ और आपकी कहां पे दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में आपको बताया जाए, अनअकैडमी इज द प्लेस। यहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। साथ साथ में यू गेट टू डू लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, जिससे आपको रैंकिंग का पता लगता है क्लास में कितना है, टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड लास्ट में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपके सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एवरीबॉडी, 1 साल का लोगे तो 34,000 है, 2 साल का लोगे तो 50,400 है, ओनली आफ्टर अप्लाइंग NA10 कोड 10% के डिस्काउंट के बाद। ठीक है, साथ साथ में आपको मेरी गाइडेंस में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आपको आपके डाउट्स अगर क्लियर नहीं होते हैं कहीं पे, अगर आपको पर्सनली डाउट किसी से पूछने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको वेट ना करना पड़े और आपके डाउट्स जब भी हो पर्सनल लेवल पे आपके डाउट्स अगर सोल्व हो, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द प्लेस फॉर यू गाइस। इनमें 1 साल का 58,500 एंड 2 साल का 90,000 में आपका सब्सक्रिप्शन मिलता है। पर्सनली डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। ओके एवरीबॉडी, UGMT इज द मॉड्यूल वाइज टेस्ट एवरीबॉडी, 11th एंड 12th का एवरी सैटरडे, आप इसको भी मिस मत कीजिएगा। आज के लिए कोई क्विज नहीं होगा। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एवरीबॉडी। आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम। दीज आर द सिस्टर चैनल्स ऑफ अनअकैडमी, यू मस्ट गो एंड जॉइन देम टू। NA10 is my code everybody at the last, and अगर आपको कभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना हो, you can always apply NA10 कोड 10% डिस्काउंट के साथ। और आप लोग को कोई भी डाउट हो, I would be there to help you guys. Thank you very much. Thank you very much for today. I will see you guys next time. PYQs हम करेंगे और रोलिंग मोशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आज हमने कम किए हैं, that we'll do in the next time. तब तक के लिए bye bye. I will see you guys next time.